हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जीएस पेपर 3 के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में देखा, साथ ही साथ एमएसपी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। शांता कुमार की कमेटी क्या है इसके बारे में हम लोगों ने देखा, कुछ उनके सजेशंस जो हैं, रिकमेंडेशंस जो हैं उसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा। अक्सर करके इन सब चीज़ों से जो मेंस के कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ से प्री में भी एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं, प्री में ज़रूर रहते हैं। तो इसलिए आप लोग लेक्चर्स देखते रहिए, जितने भी लेक्चर आपको मिल रहे हैं मेंस के रिगार्डिंग तो उसको आप लोग देखते रहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आपको बता दें कि प्रियांशु सर रेगुलर 9 PM अब लाइव रहेंगे। 2 फरवरी से एक लेक्चर उनका फट चुका है, आज शायद दूसरा लेक्चर होगा। 9 PM 9 बजे शाम को रात में रेगुलर वो लाइव रहेंगे। तो शुरू करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सीधी सी सिंपल सी भाषा में फूड प्रोसेसिंग है क्या? कुछ भी नहीं है। रॉ मटेरियल जो भी उत्पादन होता है, जो भी रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसफॉर्म करके एक अलग मटेरियल बना लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि गेहूँ है, आपके पास व्हीट है, इसको ट्रांसफॉर्म करके क्या बना दिया गया? इसको ट्रांसफॉर्म करके बना दिया गया बिस्किट। ठीक है, और ये 2 प्रकार की होती है फूड प्रोसेसिंग, जो होती है 2 प्रकार से होती है। एक होती है प्राइमरी यानी प्राथमिक, और एक होती है सेकेंडरी यानी द्वितीयक। प्राइमरी में क्या होगा? आपने गेहूँ लिया, गेहूँ को जो है कि इसकी कहते हैं कि पिसाई करना, गेहूं को पिस के आटा बना दिया जाता है। आटा बन गया तो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग में आएगा। लेकिन इसी आटे को यूज करके बिस्किट वगैरह बना दिया गया, ब्रेड वगैरह बना दिया गया, तो वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग के अंतर्गत आ जाता है। आसान भाषा में फूड प्रोसेसिंग यही है। जब भी क्वेश्चन मेंस में आपके पूछा जाएगा तो सबसे पहली चीज़ यही रहेगी कि पूछेंगे कि व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि भारत में क्या क्या चैलेंजेस हैं फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, आपके क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो आसान भाषा में आप लगभग समझ चुके होंगे कि रॉ मटेरियल जो भी है उसको ट्रांसफॉर्म करके एक फाइनल प्रोडक्ट में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि गेहूं को फाइनल प्रोडक्ट में परिवर्तित करके पहले उसको आटा बनाया गया, आटे से हम लोग फिर इसके बाद बिस्किट बना लिए। ठीक है, तो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग, ये हो गई सेकेंडरी प्रोसेसिंग। ओके, अब गेहूं जो है, गेहूं फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट तक पहुंचेगा कैसे? गेहूं तो किसान उत्पादित करेगा, किसान उत्पादित करेगा तो बीच में ट्रांसपोर्ट वगैरह होगा, तभी ना यहाँ तक पहुँचेगा इंडस्ट्रीज तक। तो ये सब जो चीज़ें हैं सब कुछ हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। तो चलिए लिखने की भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा तो वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि फूड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स प्रोसेस अंडर विच एनी रॉ प्रोडक्ट ऑफ ए कल्चर डेयरी, ठीक है, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, मीट, पोल्ट्री और फिशिंग इज ट्रांसफॉर्म थ्रू अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय, पावर, मशीन, मनी in such a way that its original physical properties undergo a change। ओरिजिनल फिजिकल प्रॉपर्टी जो थी वो चेंज हो जाएगी। एंड ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट हैज़ कमर्शियल वैल्यू एंड इज सुटेबल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल कंजप्शन। ठीक है, तो यही है कि वो कमर्शियल वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। एक तरह से कहेंगे कि वैल्यू एडिशन होगा। वैल्यू एडिशन कैसे होगा? हमने यहाँ पर गेहूँ लिया, गेहूँ को जब हम लोग उसको आटा बनाते हैं तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन होता है। इसमें कॉस्ट लगती है कि नहीं? ट्रांसपोर्ट किए, आटा चक्की तक लेके गए तो वैल्यू एडिशन हुआ। उसके बाद आटे से बिस्किट हुआ तो वैल्यू एडिशन हुआ। गेहूँ हमने 20 रुपये kg खरीदा, अब बिस्किट जो है 1 kg गेहूँ में कई पैकेट बिस्किट हो गया। आपको 20 रुपये पैकेट का तो सिर्फ एक ही पैकेट मिल जाएगा छोटा सा, लेकिन उसी 1 kg गेहूं में कम से कम बन जाएगा 100 रुपये का बिस्किट। ठीक है, तो ये वैल्यू इंक्रीज हो गई, यही है वैल्यू एडिशन। ओके, साथ ही साथ और भी बहुत सी चीज़ें इसके अंतर्गत होती है, वो देखते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स थ्रू मेथड्स सच एज प्रिजर्वेशन, addition of food additives, drying, etc., which with a view to preserve food substances in an effective manner, enhance their shelf life and quality। ओके, सेल्फ लाइफ एंड क्वालिटी। ठीक है, रॉ मटेरियल अगर हम यहाँ पर मानते हैं कि हमने ले लिया एप्पल,
ठीक है। एप्पल हम मान लीजिए कश्मीर से एप्पल लेके आए या फिर उत्तराखंड वगैरह से, हिमाचल से एप्पल लेके आए। एप्पल को प्राइमरी प्रोसेसिंग क्या होगी एप्पल के लिए? प्राइमरी प्रोसेसिंग होगी कि इसको ख़राब एप्पल जो होगा उसको अलग करेंगे और जो अच्छा होगा उसको अलग करेंगे, दोनों की अलग अलग वैल्यू होगी। ख़राब एप्पल, थोड़ा सा छोटा एप्पल रहेगा तो 50 रुपये और थोड़ा बड़ा रहेगा तो 100 रुपये केजी है। इसको पैक कर दिए हम लोग, पैक करके पैकेजिंग हो गई। पैकेजिंग के बाद यहाँ से क्या होता है कि ये प्राइमरी पैकेजिंग होगी, मतलब कि ये प्राइमरी प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद यही एप्पल जो है कि जब आगे बढ़ता है इंडस्ट्री के पास पहुँचता है तो इंडस्ट्रीज़ में इसको क्या बना देते हैं, आप देखे होंगे जैम मिलता है, ठीक है। उसके बाद एप्पी फिज मिलता है, आपको एप्पी फिज मिलता है। तो ये सब चीज़ें जब आगे बढ़ जाती हैं सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में वैल्यू एडिशन हो जाता है और उसमें बीच में एडिटिव्स भी डाले जाते हैं उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ताकि ख़राब ना हो। ओके, ठीक है। वैसे एप्पल तो 2-4-10 दिन में ख़राब हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको एप्पी फिज बना देंगे दुकान पे कई दिनों तक पड़ा रहता है, बस उसको आप लोग ले लेते हैं। और जैम देखिए लाकर आप अपने घर पर रखते हैं। फिर जैसे उसी प्रकार से है कि आप गेहूं से आटा से बिस्किट को पैकिंग में रहता है वो कई साल, 1 साल तक तो आराम से 1 साल 2 साल तक इसकी मतलब टाइम रहता है कि सही रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यही है फूड प्रोसेसिंग। समझ में आ गया कि ट्रांसफॉर्म करके फाइनल प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है जिससे कि उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर जाती है, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, उसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। ओके, तो यही खाद्य प्रसंस्करण है, फूड प्रोसेसिंग है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। जैसा हमने बताया कि व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग कितने प्रकार की होती है, प्राइमरी के बारे में हमने बता दिया, दूसरे सेकेंडरी के बारे में बता दिया। अब देखिए मिलिंग व्हीट मतलब आटा की पिसाई करना, मेकिंग वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड नट्स। ओके, और जैसे सेकेंडरी में हमने बताया कि बिस्किट्स फ्रॉम फ्लोर मतलब आटे से बिस्किट बना देना, मेकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिल्क से डेयरी प्रोडक्ट बना देना, ठीक है। तो वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है भारत के लिए, इसका महत्व क्या है। जैसा कि आपको पता होगा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होती हैं, एग्रीकल्चर से, ठीक है। एग्रीकल्चर और एराइड सेक्टर होते हैं। फिर उसके बाद जो कि आपकी फूड प्रोसेसिंग होगी तो बीच में बहुत से लिंकेजेस हैं, ट्रांसपोर्ट करना होगा। तो मतलब जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी तो मतलब एग्रीकल्चर कौन कर रहा है, किसान कर रहा है, खेती किसान कर रहा है, तो किसानों को भी इसका फ़ायदा होगा। जो भारत के अंदर प्रच्छन्न बेरोजगारी है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको भी कम किया जाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत है भारत में। एक ही खेत में मान लीजिए 1 बीघा खेत है, ठीक है, उस खेत में एक आदमी आसानी के साथ खेती कर सकता है, लेकिन वहाँ पर 5 लोग लगे हुए हैं। यही है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। 5 लोगों की जो आदमी अकेले इनकम प्राप्त कर सकता है वही 5 लोग, तो 5 का डिवीज़न हो रहा है, यही ना। इसीलिए तो बहुत कम इनकम जनरेट हो रही है, 5 लोगों के लगने के बाद भी उतना ही काम हो रहा है। जब यहाँ से 4 लोग इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आएंगे या फिर ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका महत्व क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, रोजगार का सृजन होगा। ओके, डबलिंग फार्मर्स इनकम, किसानों की आय बढ़ेगी, कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी तो कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी, ठीक है, तो किसानों की आय भी बढ़ेगी। रिड्यूस माल न्यूट्रिशन, कुपोषण को कम करेंगे। कैसे? प्रोसेस फूड्स व्हेन फोर्टिफाइड विद विटामिन एंड मिनरल्स कैन रिड्यूस द न्यूट्रिशनल गैप इन द पॉपुलेशन। ओके, रिड्यूस फूड वेस्टेज, फूड का वेस्टेज कम होगा, जैसा हमने बताया कि एप्पल 10 दिन तक प्रिजर्व किया जा सकता है, 10 से 20 दिन तक प्रिजर्व किया जा सकता है। अगर इसी एप्पल को पैक करके अगर हम भेज देते हैं, मान लीजिए यूएसए में हमने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो वहाँ पर यूएसए में एक्सपोर्ट हुआ तो यूएसए में क्या बन गया, फिज वगैरह बन गया, या फिर और भी कुछ प्रोडक्ट्स एप्पल से बनते हैं तो वो बन गया, तो क्या होगा, वेस्टेज कम हो जाएगा, उसका वेस्टेज कम होगा, मतलब फिज बन गया, या फिर कोई और जैसे जैम वगैरह बनता है, फ्रूट जैम, तो ये सब बन गया तो इसका वेस्टेज कम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा समय तक प्रिजर्व रहेगा। अगर यही चीज़ भारत में होने लगेगी तो वेस्टेज कम होगा। ओके, तो वेस्टेज जो है कम होगा। जैसे कि अगर आप ले लेते हैं टमाटर ले लीजिए,
टमाटर मार्केट में गया, मंडी में बेच दिए लोग। मंडी से वहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है, अगर मंडी से वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लेके चली जाती है तो वो प्रोसेस करके टोमेटो केचप बन जाएगा, मतलब टमाटर की चटनी बन जाएगी। तो वो ज़्यादा समय तक रहेगा, आपको पैकेट में मिलेगा, टोमेटो केचप मिलेगा, 2 रुपये में भी मिलता है, 10 में भी 50 में भी, ऐसे करके मिलेगा। तो वो ज़्यादा समय तक रहेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, वेस्टेज कम होगा, फूड का वेस्टेज। ठीक है, चलिए। व्यापार को बढ़ावा देता है और विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। हम एक्सपोर्ट करेंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे पास होंगी तो टोमेटो केचप एक्सपोर्ट कर लेंगे, कुछ और भी बनाते तो वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कर्बिंग माइग्रेशन, अगर माइग्रेशन कम होगा, कैसे? खाद्य प्रसंस्करण एक श्रम प्रधान उद्योग होने के कारण स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और इस प्रकार प्रवास के स्रोत क्षेत्रों की में दबाव कारक को कम करेगा। ठीक है, माइग्रेशन कम हो जाएगा। कर्विंग फूड इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। कैसे कम होगी? प्रोसेसिंग इंक्रीजेज द सेल्फ लाइफ ऑफ द फूड, दस कीपिंग सप्लाईज इन ट्यून विद द डिमांड, देयर बाय कंट्रोलिंग द फूड इन्फ्लेशन। वेस्टेज कम होगा, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होंगी तो वेस्टेज कम होगा, तो फूड अवेलेबल तो रहेगा ना, तो इसलिए इन्फ्लेशन भी कम होगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो कुछ ही क्रॉप पे डिपेंड नहीं रहेंगे। जैसे ज़्यादातर गेहूं हो गया, राइस हो गया, यानी चावल हो गया, ये इन्हीं सब में किसान लगे रहते हैं। तो अगर इस प्रकार की फूड इंडस्ट्रीज़ रहेंगी और अलग अलग प्रोडक्ट बनाने वाली फूड इंडस्ट्रीज़ होंगी तो अलग प्रकार की फसलें उत्पादन की जाएंगी किसानों के द्वारा, जिससे कि उनको और फ़ायदा होगा, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। प्रिजर्व द न्यूट्रिटिव क्वालिटी ऑफ फूड एंड प्रोलॉन्ग द सेल्फ लाइफ, ये भी भोजन की पोषक गुणवत्ता को बनाए रखेंगे और रोगाणु एवं खराब करने वाले एजेंटों के कारण उन्हें खराब होने से रोककर सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इनहेंस द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ द फूड, टेस्ट तो बदल ही जाएगा। सीधे टमाटर खाइए और उसके बाद टोमेटो केचप खाइए तो दोनों के टेस्ट अलग हो जाएगा ना। इनहेंसेस कंज्यूमर चॉइसेस बढ़ जाएंगी। फूड प्रोसेसिंग अलाउज फूड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू आवर लोकल मार्केट एंड वाइस वर्सा। कंज्यूमर की चॉइसेस, हम लोगों की चॉइसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये महत्व हो गया। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, तो ये सब पॉइंट्स आप वहाँ पर रख सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किसानों की आय दोगुनी करना, कुपोषण कम करना, भोजन की बर्बादी कम करना, व्यापार बढ़ाना, प्रवास को रोकना, खाद्य मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाना, फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये सब जो पॉइंट्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं भारत में स्थिति क्या है खाद्य प्रसंस्करण की। भारत चीन के बाद फलों और सब्जियों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, पता होना चाहिए आपको। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है, लेकिन मुश्किल से 2% उत्पादन जो होता है संसाधित होता है, प्रोसेस्ड होता है, सिर्फ 2%। ठीक है, अब अलग अलग सेक्टर में जैसे लगभग 2% फल और सब्जियां, 8% समुद्री जो रिसोर्सेज हैं, 35% दूध, 6% कुक्कुट संसाधित होते हैं, मतलब पोल्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो। तो मतलब भारत में सिर्फ और सिर्फ 2% जो है कि फूड प्रोसेस्ड होता है। ठीक है, दुनिया में दूसरे नंबर पर है, सेकेंड नंबर पे है भारत प्रोडक्शन में, लेकिन प्रोसेसिंग में सिर्फ 2% है। ओके, चलिए आगे कुछ चीज़ें हैं। भारत में पशुधन की आबादी भारत की पशुधन आबादी दुनिया का 50% भैंस यहीं है भारत में, 20% मवेशियों के साथ सबसे बड़ा है, लेकिन कुल मांस उत्पादन का लगभग 1% ही मूल्य वर्धित उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, सिर्फ 1% में वैल्यू एडिशन होता है। ठीक है, मोर देन 75% से अधिक उद्योग असंगठित क्षेत्र में है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 75% से अधिक जो है वो 75% से अधिक प्रोसेसिंग जो होती है किस में होती है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्वालिटी की समस्या आ जाती है, क्वालिटी सही नहीं रहेगी तो हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। ओके, प्रसंस्करण को प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण में चित्रित किया जा सकता है। चावल, चीनी, खाद्य तेल और आटा मिले प्राथमिक संस्करण के उदाहरण है। माध्यमिक प्रसंस्करण फलों और सब्जियों, डेयरी, बेकरी, चॉकलेट एंड वस्तुओं का प्रसंस्करण शामिल है, जैसा हमने आपको बताया। भारत में अधिकांश प्रसंस्करण को प्राथमिक प्रसंस्करण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग में ही वर्गीकृत किया जा सकता है। द्वितीयक प्रसंस्करण की तुलना में कम मूल्यवर्धन होता है प्राइमरी प्रसंस्करण। सिर्फ एप्पल उठाए, एप्पल की पैकेजिंग कर दी गई तो प्राथमिक प्रसंस्करण हो गया, प्राइमरी प्रोसेसिंग हो गई, वैल्यू एडिशन कम हो गया। वैल्यू एडिशन
एडिशन कम है, और यही एप्पल हम भेज दिए कहाँ पर, यूएसए में हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो हमें पैसा कम मिलेगा। वैल्यू एडिशन हमने कम किया, हमें पैसा कम होगा, लेकिन यूएसए हमारी वजह से ज़्यादा पैसा कमाएगा। यूएसए हो गया, यूएई हो गया, चाइना हो गया, ये सब देश हमसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे और हम ही को वापस बेच देंगे। लो बनाकर बेच दिए कि लो भैया आप खरीदो खाओ। तो वैल्यू एडिशन वो कर दिए, अब खरीद के खा हम रहे हैं। ओके, वर्तमान में भारत के कृषि निर्यात में मुख्य रूप से कच्चा माल होता है, जिसे बाद में अन्य देशों में संसाधित किया जाता है और फिर से मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए स्थान का संकेत देता है। वही हम बता रहे हैं कि भारत में कृषि निर्यात में मुख्य रूप से कच्चा माल होता है, ठीक है, कच्चा रॉ मटेरियल ही होता है जिसका हम लोग निर्यात कर देते हैं और वापस हमें मिल के आ जाता है क्या, प्रोसेस्ड फूड मिलता है और हम खरीदते हैं उसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ें हैं देखते हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। फल और सब्जी प्रसंस्करण, दूध और दूध उत्पाद, दाल मिलिंग, कॉफ़ी, चाय और कोको जैसे पेय पदार्थ, मछली, मुर्गी पालन, अंडे और उत्पाद, मांस और मांस उत्पाद। तो ये कुछ सेक्टर हैं जिसमें विभाजित किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स क्या है भारत में, प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएं क्या हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहली तो समस्या आ जाएगी कि फार्म लेवल पे समस्या क्या है, खेत स्तर की समस्या क्या है। पुअर यील्ड ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड देयरफॉर लो रिटर्न। पुअर यील्ड है, पुअर यील्ड का मतलब कि कृषि उपज कम है, कृषि उपज मतलब लोअर प्रोडक्टिविटी है। दूसरा है विकास के लिए आवश्यक भौतिक संसाधनों का अभाव है, नेसेसरी जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए चाहिए उनका अभाव है भारत में। और खेती जो है प्राइमेटिव मेथड्स से की जा रही है, मतलब वही पुराने तरीके से खेती की जा रही। जैसा हमने उत्तर प्रदेश के लेक्चर में बताया था कि हमारे यहाँ ट्यूबवेल के द्वारा ज़्यादा सिंचाई होती है, हमारे यहाँ ट्यूबवेल के द्वारा ज़्यादा सिंचाई होती है, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वाटर ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं अपनी खेती में, फर्टिलाइज़र सही तरीके से छिड़काव नहीं होता, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन अगर यहीं पर मैकेनाइजेशन कर दिया जाएगा तो यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन वगैरह यूज होगा, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू फर्टिलाइज़र का भी छिड़काव बहुत अच्छे तरीके से होगा, पानी की बचत होगी, बिजली की बचत होगी। तो ये सब चीज़ें भारत में अभी नहीं है। प्राइमेटिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूज की जा सकती है, इसी यूज होती है जिसके कारण लोअर प्रोडक्टिविटी है भारत में। ओके, ठीक है। नो कंट्रोल ऑन क्वालिटी ऑफ इनपुट्स एंड लैक ऑफ फाइनेंस टू मैनेज। मौसम निविष्टियों की गुणवत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं और प्रबंधन के लिए वित्त की कमी है। गरीब के गरीब ही पड़े हैं, कहाँ से आगे बढ़ेंगे। वैगरीज ऑफ वेदर, मौसम का मिजाज पे हम लोग चलते हैं, जिस प्रकार से मौसम चलता है उस प्रकार से खेती होती है। ओके, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल हैंडलिंग अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं है। खेत में भंडारण की सुविधा का अभाव है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, भंडारण की सुविधा का अभाव है, खेत में रखा अनाज खराब हो रहा है, बारिश हो गई खराब हो गया। ये सब समस्याएं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं तो आपको देखने को मिली होंगी। वैसे भारत में जितने % जनसंख्या है उसमें 2-4% लोग होंगे जिनका ग्रामीण क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होगा, बाकी सभी लोगों का कुछ न कुछ कहीं न कहीं से ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होंगे। अगर नहीं भी हैं तो जाकर ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा देखें, घूमें, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 31.16% पॉपुलेशन जो है सिटीज़ में रहती है, बाकी जनसंख्या गांव में रहती है। ठीक है, और ये 31.16% में से भी आप 20% ले लेंगे तो ये लोग भी कहाँ रहते हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहली समस्या कि खेत स्तर की समस्या, फार्म लेवल सब प्रॉब्लम है। दूसरी है वितरकों की समस्या, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। वही परिवहन सुविधाओं का अभाव, उच्च लागत, अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, कृषि उपज की अनियमित गुणवत्ता और मात्रा, क्वालिटी सही नहीं है, क्वांटिटी भी, फार्म प्रोड्यूस की क्वालिटी और क्वांटिटी इरेगुलर है। इरेगुलर है मतलब कि अगर आपके सेक्टर में, आपके क्षेत्र में कोई अगर इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग की लगा दी जाए, ठीक है, मान लीजिए मौसम की वजह से या फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से समस्याएं हो जाती हैं तो रॉ मटेरियल्स भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसीलिए लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बातें हमेशा की जाती हैं कि इंडस्ट्रीज़ वहीं लोकेट होती हैं जहां पर उनको रॉ मटेरियल मिलता है, लेबर मिलता है, लैंड की अवेलेबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है। तो ये सब चीज़ें इंडस्ट्री लगाने के वक्त देखी जाती है। ओके, चलिए, प्रसंस्करण उद्योग की समस्या, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम
प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फाइनेंसिंग की उच्च आयात शुल्क है, इंपोर्ट की ज़्यादा हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ है। कुछ मटेरियल्स अगर हमें बाहर से लेके आना है दूसरे देश से तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा है। तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, हम अगर अपने जो प्रोसेसिंग जो फूड बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसको बेचने में भी समस्या आएगी, कुछ ही लोग खरीद पाएंगे। ओके। कच्चे माल और पैकेजिंग की उच्च लागत है, अपर्याप्त परिवहन और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं उतनी नहीं है, प्रसिद्धित कंटेनरों की दुर्लभ उपलब्धता, मतलब कि इनफ्रीक्वेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स नहीं है। चौंका देने वाले विज्ञापन लागत, वाह भैया ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, विज्ञापन की लागत बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए आपने चिप्स की एक फैक्ट्री लगा दी कि आप चिप्स लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी आपका ऐड करें, तो भैया बहुत बड़ी समस्या है। अमिताभ बच्चन जी ऐड करेंगे तो आपका घर भी बेचना पड़ेगा, ठीक है। सीमित घरेलू बाज़ार सीमित है, आगे देखेंगे क्यों घरेलू बाज़ार सीमित है। उपभोक्ता असंतोष है, डज नॉट गेट वैल्यू फॉर मनी, पैसे का मूल्य नहीं मिलता उपभोक्ता को, असंतोष में है। मूल्य भिन्नता एक दिन पर दिन का मामला है, द प्राइस वेरिएशन इज ए डे टू डे अफेयर, कंटिन्यू डिपेंडेंस ऑन सीजनल प्रोडक्ट्स, सबसे बड़ी समस्या है सीजनल प्रोडक्ट्स, किस मतलब सीजन के हिसाब से चलते हैं, ये नहीं कि हमेशा अगर आप चाहें गोभी होती है, मान लीजिए गोभी की सब्ज़ी अगर हमेशा खाना चाहते हैं तो सब कुछ हमें ज़रूरी, जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बताते हैं कि मटर, सबसे ज़्यादा मटर की देखेंगे तो हर जगह सफल मटर के नाम से फेमस है, सफल मटर हर जगह आपको हर एक सीज़न में अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। इसको फ्रीज़र में रखा जाता है प्रॉपर सही तरीके से, तो सफल मटर जो है हमेशा अवेलेबल होती है, ठीक है। और सफल मटर अवेलेबल होती है तो आप पनीर बनाते हैं तो उसमें मटर ज़रूर लेके आते हैं, मटर ज़रूर डालते हैं जब सीज़न नहीं होता है तब भी। मौसमी उत्पादों पर निरंतर निर्भरता, जबकि भारत के लोगों में मौसमी उत्पादों पर निर्भरता है, उसके रीजंस भी हैं कि ये सब चीज़ें हमारे देश में नहीं है इसलिए मौसमी उत्पादों पर निर्भरता है। सस्ती कीमतों पर, लैक ऑफ वैरायटी ऑफ सेमी प्रोसेस्ड और प्रिपेयर्ड कन्वीनियंस फूड एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। उसी कम प्राइसेस पे हमें अफोर्डेबल अलग जो है कि फूड प्रोडक्ट्स हमें आसानी से मिल जाते हैं, ओके। तो ये समस्याएं हो गई। धीमी वृद्धि के कारण क्या क्या हैं भारत में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की धीमी वृद्धि के कारण क्या है। भारत की अधिकांश जनसंख्या क्या है ना कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ लो इनकम लेवल्स एंड कैन नॉट अफोर्ड प्रोसेस्ड फूड्स। क्यों, अभी आपको ब्रेड खरीदना होगा तो 35 रुपये का आपको ब्रेड मिलेगा, 35 रुपये में 2 kg आटा लेके घर चले जाएंगे लोग, हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, लो इनकम लेवल है, 35 रुपये का ब्रेड नहीं खरीदेंगे, ठीक है। भले ही उसमें न्यूट्रिएंट अच्छा हो, न्यूट्रिशन अच्छा हो, उनके बच्चों के लिए अच्छा हो, लेकिन अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो खरीदेंगे कहाँ से। तो लो इनकम सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़ है हाई कास्ट ऑफ पैकेजिंग पुशेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस आइटम देयर बाय मेक्स देम आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमन मैन। तो कॉमन मैन हाई कास्ट हो जाती है, पैकेजिंग की समस्या, ट्रांसपोर्ट की समस्या, सब चीज़ों को अगर देखें तो कॉस्ट तो बढ़ ही जाएगी। उतने ही पैसे में हमको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी तो हम क्यों नहीं लें। Indians traditionally prefer fresh foods that are cooked rather than are preserved foods। भारत के लोगों में आज भी, आपके भी अंदर ऐसी चीज़ें होंगी कि आप परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनल रूप से ऐसी मानसिकता है कि प्रीफर करते हैं फ्रेश फूड्स हमें चाहिए, मतलब फ्रेश चाहिए। अभी मटर की हम बात की है, मटर कई लोगों ने, हमारे साथ में भी कई लोगों ने कहा है कि अरे उसमें पता नहीं कितने दिन से प्रिजर्व करके रखे हैं, पता नहीं कैसी होगी, ये है वो है। तो ये सब चीज़ें हैं भारत के लोगों के साथ, ये सब चीज़ें हैं, ओके। खाने की आदतों का कोई राष्ट्रीय चरित्र भी नहीं है, नेशनल, अब कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं है, मतलब भारत का कोई एक फूड नहीं है। जलेबी को छोड़ दिया जाए, जलेबी अलग चीज़ है, जलेबी तो ठीक है। तो भारत के लोगों का कोई एक राष्ट्रीय चरित्र नहीं है खाने की आदतों का। आप चले जाइए साउथ में, इडली सांभर मिलेगा। आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए, मछली चावल खाते हुए मिल जाएंगे लोग। आप पंजाब में चले जाइए, बिना क्या बोलते हैं उसको, लस्सी, बिना लस्सी के तो खाना ही नहीं खाएंगे। मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, ओके, ठीक है। हालांकि कुछ खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से
फास्ट फूड वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, हर जगह पे पहुंच रहे हैं, चारों तरफ पहुंच रहे हैं। और आज की नई जनरेशन में बड़ा क्रेज़ है इन सबको खाने का, कि मतलब पिज्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, इसका बहुत क्रेज़ है और इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि नई जनरेशन एक तरह से एक नेशनल फूड लेके आ रही है भारत का, मतलब हर जगह उपलब्ध हो, फूड हैबिट्स इस प्रकार की बन रही हैं धीरे धीरे। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं है, इसीलिए वृद्धि नहीं हो पा रही। कोई विश्वसनीय कोल्ड चेन नहीं है। छोटे पैमाने की निर्माता के लिए आधुनिकीकरण असंभव है। सुपरमार्केट अभी तक लोकप्रिय नहीं है, हालांकि कुछ उपस्थिति बना रहे हैं। सुपरमार्केट हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ उपस्थिति बन रही हैं, तो आने वाले समय में बढ़ सकता है फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर। ओके, चैलेंजेस क्या हैं? जैसे कि अभी हमने बताया कि वृद्धि के कारण क्या क्या हैं, तो सीधे सीधे वही चैलेंजेस हैं। कुछ और चैलेंजेस यहाँ पर देख लें, जैसे उर्वरकों और कीटनाशकों और अन्य रसायनों के व्यापक उपयोग ने भोजन की गुणवत्ता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए नुकसानदायक ही है ना। इसके अलावा मिलावट जैसी अनुचित और ख़तरनाक प्रथाओं से सुरक्षा की आवश्यकता है। मिलावट भी बहुत बड़ी समस्या है। आपको सरसों का ऑयल 200 रुपये लीटर मिल जाएगा, वो भी है सरसों का। आपको ऑयल 180 रुपये लीटर भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको 160 रुपये लीटर भी मिल जाएगा। मिलावट होती है उसमें, ठीक है, मिलावट होती है। अगर आप लोग का कोई दोस्त हो, मान लीजिए गुप्ता जी लोग बहुत इस समय, मतलब कि गुप्ता जी लोग पूरे देश में एक तरह से कहा जा सकता है, किसी को इस पे दिल पे नहीं लेना है। गुप्ता जी लोग जो है कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं। उनका मतलब हर जगह आप देखेंगे कि उनकी शॉप होती है। कहने का मतलब मिलावट ये लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त होगा तो उससे पूछिएगा तो अच्छे से बताएंगे किस प्रकार से होता है। वो लोग बताएंगे कि जो हमारे कंज्यूमर हैं वो खुद कहते हैं कि भैया थोड़ा सस्ता वाला दीजिए तो हमारा काम चले। तो सस्ते के लिए ये सब चीज़ें बड़े लेवल पे होती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी को इससे परेशान नहीं होना है कि गुप्ता जी का नाम लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कास्टिज्म वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने के हिसाब से लीजिए, पढ़ाई के हिसाब से समझाने के लिए बताएं। Care should be taken care as processed food may not be nutritionally balanced and may pose a health risk especially for children unless fortified। देखभाल की जानी चाहिए क्योंकि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ पौष्टिक रूप से संतुलित नहीं हो सकते हैं और विशेष रूप से बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं जब तक कि उन्हें मजबूत न किया जाए। यह प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बारे में नकारात्मक धारणा को ट्रिगर कर सकता है। इस क्षेत्र द्वारा किए गए आर्थिक लाभ को प्रभावित कर सकता है। प्रसंस्करण में कम मूल्य वर्धित, हम ही बताएं अभी कि असंगठित क्षेत्र है और प्राइमरी जो प्रोसेसिंग होती है ज़्यादा हो रही है। तो ये सब चुनौतियां हैं। लिमिटेड एबिलिटी टू कंट्रोल क्वालिटी एंड सेफ्टी, क्वालिटी और सेफ्टी, गुणवत्ता और सुरक्षा को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता है। खाद्य मूल्य श्रृंखला में शामिल बड़े असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में खिलाड़ी गुणवत्ता और सुरक्षा मानदंडों के कार्यान्वयन को कठिन बनाते हैं। इसके कारण दूध में मिलावट, फलों को पकाने के लिए कार्बाइड के उपयोग जैसी प्रथाएं अधिक व्यापक हो गई हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि सब्जियों के किस प्रकार से और फ्रेश रखने के लिए कार्बाइड वगैरह का यूज किया जाता है। आपके पास मार्केट में केला अवेलेबल होगा, कार्बाइड के द्वारा पकाया जाता है। ये सब जो है कि चुनौतियां सामने निकल के आती हैं और वही अगर हम केला अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि प्रॉपर अगर टेस्टिंग हो गई तो ये सब चीज़ें निकल के आएंगी। एक तरह से देश की साख जो होती है उस पर प्रभाव पड़ेगा। लो कंज्यूमर अवेयरनेस इज ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एन इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल सिचुएशन इन द कंट्री। कंज्यूमर्स करेंटली लैक अवेयरनेस ऑफ सेवरल न्यूट्रिशनल फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एस्पेक्ट्स। कम उपभोक्ता जागरूकता देश में बेहतर पोषण स्थिति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उपभोक्ताओं को वर्तमान में कई पोषण और खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता पहलुओं के बारे में जागरूकता की कमी है। तो ये सब चुनौतियां हैं, ठीक है। अब कुछ सुझाव भी हैं। सुझाव जो चुनौतियां हैं उनको सही करने के लिए भी सुझाव, मतलब गवर्नमेंट करना चाहिए। स्टोरेज भंडारण क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाना चाहिए, अच्छी कृषि पद्धति के साथ कृषि सुविधा, जैसा हमने बताया कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी जाएँ सही तरीके से। अभी बात चल रही है कि अगर जो फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा यूज हो रहा है तो उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानी चाहिए, ठीक है। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है वर्तमान समय में? ओके,
ठीक है। किसानों के साथ और ये भी बताइएगा कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो 100% वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, बैटरी थोड़ा लो हो गई है और लाइट हमारी थोड़ा कम हो गई है, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा, ये टैब को चार्ज में लगा देते हैं। लाइट आपको कम दिख रही होगी, वेट 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 वेट, लेक्चर कैंसिल नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए। सार्वजनिक कौशल 2 स्तरों पर आवश्यक। कृषि की सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ाने और प्रसंस्करण गतिविधियों में कौशल आवश्यक है। हम लोगों ने चुनौतियां देख ली है, ये आगे बढ़ रहे हैं। सजेशंस की बात है। सेकंड, ग्रीन रिवोल्यूशन की आवश्यकता है। फार्म पैटर्न डाइवर्सिफिकेशन, सब चीज़ें पीछे हो गई हैं। जो समस्याएं हैं उसी को सही करने के लिए ये सब सुझाव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेक्चर भी बहुत बड़ा हो गया, 30 मिनट से ऊपर जा रहा है। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक मंत्रालय है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू किया गया है। यह एक अम्ब्रेला योजना है, अम्ब्रेला स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत और भी कई स्कीम्स आ जा रही हैं, जिसमें कहा गया है कि मेगा फूड पार्क्स बनाए जाएंगे, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन बनाने की, वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन या एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की बात है। स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। मानव संसाधन और संस्थान की बात है। साथ ही साथ आपको याद होगा कि पीएम कृषि उड़ान योजना एक शुरू की गई थी। कृषि उड़ान योजना क्या योजना थी? कृषि उड़ान योजना। ठीक है, उड़ान योजना नहीं, कृषि उड़ान योजना। साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा और भी स्टेप्स लिए गए थे, जैसे एक स्कीम लाई गई थी अनियन पोटैटो। उसके अलावा कृषि उड़ान के अलावा और भी स्कीम्स थी, जैसे कि ट्रेन के द्वारा सप्लाई किया जा रहा था जो प्रोडक्ट्स, जैसे कि एग्रीकल्चर्स जो उत्पादन हो रहा है, जैसे वेजिटेबल्स का, मतलब कि ख़राब ना हो, तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ वगैरह बनाने की बात, ये जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, कुल मिलाकर इसी के थ्रू हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, गवर्नमेंट ने एफडीआई 100% कर दी है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। एफडीआई कितना? 100%, यानी कि बाहरी कंपनियां आकर भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या करें? इन्वेस्ट करें। जिस प्रकार से लेज़ वगैरह है ना, लेज़ वगैरह हो गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर भारतीय कंपनी नहीं है, सर्च करिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर विदेशी कंपनी है। ओके, तो ये सब कंपनीज़ हैं। ठीक है, और कृषि और संस्थागत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भी है, अपेडा। एक कल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, एक्सपोर्ट करने के लिए। ओके, इट्स एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फोकसेस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ चीज़ें रहीं, गवर्नमेंट के जो स्टेप्स लिए गए वो सब चीज़ें यहाँ पर हो गई, और हमें नहीं लगता कि इस सेक्टर में आपको अब कोई समस्या होगी। यहाँ पर सजेशंस भी, चुनौतियाँ जो थी, और स्लो ग्रोथ का रीज़न्स क्या हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में भारत में, सब चीज़ें यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो गई। क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसको भी हम लोगों ने देखा, कितने तरह की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, आखिर होती क्या है। तो लगभग आपको सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं भी क्लियर होंगी तो आप कमेंट करिएगा, आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो भी कमेंट करिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि हम इसी प्रकार से जीएस पेपर 3 के और भी 2-4 टॉपिक्स जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो हैं उसको कवर किया जाएगा। धीरे धीरे 2-4-10 दिन में बहुत से टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर और कुछ देखा जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।